हाँ, तू पहले बता देता कुछ। ग्रुप 15 पर आएंगे ना, तुम लोग को पता है ना कि मतलब ये होता है 13वां ग्रुप, 14वां ग्रुप, 15वां ग्रुप, 16वां और 17वां 18वां ग्रुप। तो इधर का नहीं पूछना है, 15वां क्वेश्चन आएगा तुम लोग का, 15वां 16वां 17वां 18वां। तो हम बेसिक पहले मतलब पूरे के बारे में कुछ बात करेंगे, फिर हम आ जाएंगे 15वें पर। ठीक है, धीरे धीरे करके 15वें से लिखने लग जाना। ठीक है, ये तो शुरुआत से तुम्हारा मर्जी। की बता रहे हैं, पहले स्टार्ट किया कर दिया है। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। जैसे ये बड़ा सा पीरियोडिक टेबल है, तुम लोग को मालूम होगा कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 18 ग्रुप है टोटल, है कि नहीं। पहला ग्रुप मान लेते हैं इसको, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। गप नहीं करेगा, पहले बता देते हैं। पागल ने तो अभी बच्चा कहाँ आया है, गजब आदमी है तुम लोग। छठा, 7वां ग्रुप, 8वां, 9वां ग्रुप, 10वां ग्रुप, 11वां ग्रुप, 12वां ग्रुप, 13वां ग्रुप, 14वां ग्रुप, 15वां, 16वां, 17वां और ये 18वां ग्रुप। टोटल 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, है कि नहीं। चलो 18 ग्रुप के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि बेसिक चीज है, मतलब जानना बहुत जरूरी है। और टोटल 7 पीरियड है, यानी 18 ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो हम लोग को मालूम चल गया एक बात कि ग्रुप टोटल कितना है। ग्रुप टोटल कितना है, 18 ग्रुप। यानी आवर्त सारणी जो हम लोग का ये पीरियोडिक टेबल बड़ा सा, इसमें टोटल 18 ग्रुप होगा। अभी बकवास मत करो, बोल रहे ना। पहले बता दिए हम क्या करना है, किसी का मर्जी उतारने का उतार सकता है। और टोटल 7 पीरियड बनाएंगे। कितना पीरियड, 7। 1 2 हो गया, तीसरा पीरियड ये हो गया, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। इतना पीरियड है इसमें, है कि नहीं। तो हम बात करते हैं, पहला पीरियड हुआ, ठीक है, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 पीरियड। निचले से कोई मतलब नहीं। यानी हम अगर बोलें कि आवर्त कितना होता है, तो बोलना आवर्त मतलब इसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड टोटल कितना है, नीचे 7 का है। अब ग्रुप टोटल कितना है, टोटल यहां से यहां तक लेकर के 18 है। अब देखो, पहले ग्रुप में केवल हाइड्रोजन रखा गया है और सबसे 18वें में जाकर के हीलियम को रखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहां पर रखा गया है, जिसे अगर शॉर्ट ट्रिक में याद करते हैं तो क्या बोलते हैं, हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बोलते हैं ऐसा। फिर इसके बाद आ जाता है लिथियम के बाद बेरिलियम। कौन आता है, बेरिलियम। बोलते हैं बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ये हो गया, ये हो गया ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ग्रुप 1 और 2 हो गया हमारे पास ये एलिमेंट। ठीक है, अब उसके बाद देखो 13वें ग्रुप में, ठीक है, 13वें ग्रुप से आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और फिर फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन, ये आता है। इस पूरे ग्रुप को शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, बाल गए इंडिया थाईलैंड, ऐसे करते हैं। और भी इधर एलिमेंट है, मतलब नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट नहीं लिख रहे हैं। कहे शिव जी सुनो प्रभु, उसका स्पेशल नाम है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, अति बोलते हैं टीन और लेड, इसका स्पेशल नाम है। ठीक है, एसेंटीन, नाना, पापा, असलम, सब बीमार, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यहाँ भी एलिमेंट है। ठीक, ओल्ड स्टाइल से टी पो, ये बोलते हैं यहाँ मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलेनियम और इधर मतलब खाली है। ठीक है, टीपो। तो उसके बाद आ जाता है फूफा, कल,
बाजार से इमली आटा लाए। इधर खाली है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन, ऐसा बोलेंगे। फिर देखो ही नी अरकर जीरो पर रन आउट, ऐसे याद करते हैं, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इधर भी एलिमेंट है। अब बात कर रहे हैं यहां से समझना, यहां पर हम खाली रहने दिए हैं, इधर इधर एलिमेंट रखे हैं क्या, यहां से यहां देख लो खाली है कि नहीं, यहां से यहां तक, इधर तो नहीं रख दिए हम एलिमेंट, क्यों नहीं रखे वो भी बताएंगे रीजन। इधर भी तो खाली पड़ा हुआ यहां से यहां तक, ठीक है, और यहां से मतलब भी क्या रहेगा, खाली ही रहेगा, यहां से यहां तक क्या रहेगा, खाली। यानी हम इधर लिखने के बारे में बात नहीं करेंगे, इधर लिखने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इधर खाली है ना, देख लो किधर किधर खाली है, यहां तक क्या हमारा खाली है। यानी कहां से कहां तक खाली रखे हैं ग्रुप को, सुनो ध्यान से, दोनों चीज ध्यान रखना पड़ेगा। 3 नंबर तक खाली रखे हैं, 3 नंबर पीरियड तक क्या है, खाली है, फिर 13वें ग्रुप से चालू हो गया है, ठीक। उसके बाद चौथे नंबर से कैल्शियम के बाद आता है, देखो जैसे कि तुम लोग पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं कैल्शियम, फिर क्या जाता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम भी होता है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ठीक है। अब बात कर देते हैं, तुम लोग को कुछ कुछ इधर बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे अगर भरना चाह रहे यात्रियम, जिर्कोनियम, यात्रियम, जिर्कोनियम, नोबिडियम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोलिब्डेनम, टेक्सेनियम, मोलिब्डेनम, टेक्सेनियम, उसके बाद आता है रुथेनियम, फिर आ जाता है रोडियम, ठीक है, और उसके बाद आता है लेड, क्या बोलते हैं नहीं, पैलेडियम आता है, पैलेडियम के बाद क्या आ जाता है सिल्वर और कैडमियम, सिल्वर और कैडमियम। इधर आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, अगर याद रखें तो ऐसे याद रख सकते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम होगा वहां पे, ठीक है। इसी टाइप से बहुत सारा एलिमेंट है, हम सबके बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम केवल पोजीशन बताने जा रहे हैं, कौन चीज कहाँ पे कैसे आया है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा एलिमेंट है, तो सोच लो कि यहां से हम किसके बारे में बात करेंगे। तुम लोग को मालूम होगा 1 और ग्रुप वाले को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, क्या बोलते हैं एस ब्लॉक। तो ग्रुप 1 और 2 के तत्वों को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक। और अगली बात कि 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक, तो इस ब्लॉक को बोलते हैं पी ब्लॉक, क्या बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, BLOC के, ठीक है, पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और तुम लोग को मालूम होगा 3 से लेकर 12 तक का डी ब्लॉक, यानी 3 से लेकर 12 तक, यहां तक जो है 3 से लेकर यहां से स्टार्ट हुआ है यहां तक, है कि नहीं 12 तक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, क्या बोलते हैं डी ब्लॉक। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए पहला दूसरा ग्रुप कौन सा ब्लॉक का आएगा, एस ब्लॉक, और 3 से 12 तक जो बात करेंगे वो कौन सा आएगा, ये पूरा का पूरा एलिमेंट डी ब्लॉक का होगा, ठीक। और 13वें से लेकर 18वें तक जो ब्लॉक एलिमेंट आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम, पी ब्लॉक एलिमेंट। बात क्लियर हो रहा है, पोजीशन क्लियर है कि एस ब्लॉक किस में आएगा, ग्रुप 1 और 2 में। 3 से 12 तक में कौन सा आ जाएगा, डी ब्लॉक आ जाएगा, और 13वें से लेकर 18वें तक कौन आ जाएगा, पी ब्लॉक। हम लोग का जो क्लास 12th में चैप्टर है वो पी ब्लॉक पर ही है, किस पे है, पी ब्लॉक। डी ब्लॉक का एक अलग चैप्टर मिलेगा, और एफ ब्लॉक यहाँ पर डिसाइड किया गया, रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ के बारे में हम बात करेंगे एफ ब्लॉक में, जब अभी पढ़ाएंगे। अभी हम केवल किसके बारे में बात करने वाले हैं, पी ब्लॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तुम लोग को एक चीज और बताया गया है इसमें कि इसमें जो है जिगजैग लाइन भी है, क्या कौन सा लाइन है इसमें, जिगजैग लाइन है। तुम लोग को बताया गया है कि जिगजैग लाइन का शुरुआत यहाँ से हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुआ है, यहाँ से। हम थोड़ा मोटे लाइन से लिख देते हैं, ठीक है, कोई है मोटा सा चौक, चौके खत्म हो गया वहां। चलो यहां से देख लो, ये है जिगजैग लाइन, ये क्या है, टेढ़े लाइन को बोलते हैं जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन है ये चीज, तो जिगजैग लाइन के बारे में बात कर देते हैं। जिगजैग लाइन के इधर सब धातु, सब क्या है, याद नहीं करना है कुछ भी। जिगजैग लाइन के सब इधर क्या होगा, धातु। जिगजैग लाइन के उधर क्या होगा, ओ धातु। जिगजैग लाइन पर क्या होगा, उपधातु, यानी कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलिनियम और अस्टेटाइन, ये सब होता है उपधातु। क्या होता है, ये सब उपधातु होता है। बाकी इधर का सब क्या कहलाएगा, धातु, केवल हाइड्रोन को छोड़ करके। हाइड्रोन ओ धातु है, हाइड्रोन क्या है, ओ धातु, बाकी सब धातु,
बाकी सब धातु। और एक चीज और, धातु है लेकिन मरकरी होता है द्रव, बाकी सब ठोस, बाकी सब ठोस। तो मरकरी धातु होते हुए भी द्रव है, यानी ठोस नहीं है, ठोस बनाने के लिए ठंडा करना पड़ता है उसको। बाकी हाइड्रोजन क्या है, गैस है, बाकी सब सॉलिड है, ठोस होगा। ठीक, उसके बाद देख लो, हम लोग अब 13वें ग्रुप से लेकर 18वें ग्रुप तक का अध्ययन करेंगे। क्लास 12th में 15 से लेकर 18 तक को पूछा जाता है। ठीक है, क्लास 12th में कहां से कहां पूछेगा, 15 से लेकर 18 तक नहीं, 13-14 क्लास 11th में था, पढ़ा है ये सब डिटेल से थोड़ा सा। तो 15वें और 18वें के बारे में बात करेंगे, 15वें से लेकर 18वें तक। तो स्टार्ट करें ग्रुप 15 को। नहीं समझा हुआ है सब ना, समझा क्या ना? चलो लिखेगा तो लिख लो जल्दी से, फिर लिखना क्या, प्रेडिक्टेबल है ना, हेवे करता है प्रेडिक्टेबल। हम समझा दिए इसको। तुम लोग को स्पेशल नाम भी बताएं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, प्रतिनिधित्व करने वाले तत्व हम लिखा चुके हैं। तुम लोग को एक चीज और, क्या चीज, इधर 7वें नंबर पीरियड है, सुनना ध्यान से थोड़ा सा। पहले ग्रुप में थी, पहला पीरियड ये क्या है, पहला नंबर पीरियड है। पहले पीरियड में देखो हाइड्रोजन ही रखा गया है और खाली 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 और हीलियम रखा गया है, यानी पहले पीरियड में कितना एलिमेंट रखा गया है, केवल दो, हाइड्रोजन और हीलियम को ही रखा गया, और कोई है इसमें बीच में नहीं। यानी उसमें टोटल अगर एलिमेंट देखा जाए तो दो ही तत्व मिलता है, एक हाइड्रोजन और हीलियम मिलता है कि नहीं। एक चीज और, दूसरे ग्रुप को देखा जाए, ऐसे तुम लोग को मैजिक नंबर बताया गया था 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 मैजिक नंबर है ये चीज। तो मैजिक क्या है इसमें देख लो। अगर इसमें बात करते हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम मतलब दो ही रखा जाएगा एलिमेंट, तो 8 इसमें रखा जाएगा, इसमें भी 8, इसमें भी 18, इसमें भी 18, इसमें 32 और इसमें 32। यही तो मैजिक है। ठीक है, अभी बताते हैं मैजिक का मतलब क्या है। जैसे देखो, अगर हम बोलते हैं ये मैजिक नंबर याद कर लो, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक, इस नंबर को याद रखना। तो पहले ग्रुप में देखो दो ही एलिमेंट रखा जाएगा, हाइड्रोजन और खाली 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 हीलियम, तो दो एलिमेंट हुआ ना, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में देख लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 8 को टोटल, यानी 8। ठीक, इसके बाद देखो तीसरे में सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, टोटल 8 एलिमेंट हुआ। तुम देख लो, इधर से 6 एलिमेंट और इधर से कितना एलिमेंट, 2, 6, 2, 8। इधर देख लो पूरे भर दिए हैं, 18 का टोटल 18 को फुल हो गया है कि नहीं। कैल्शियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्या चीज है, क्रिप्टन। ये टोटल कितना हो गया, क्रिप्टन ऐसे ही लिखा गया क्या। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर्गन नहीं होगा, हेनी, यहाँ पर आर्गन होगा। ठीक है, 18। ठीक है, क्रिप्टन सही तो है ना, हम लिमिट आ दिए क्यों, चलो सही था, हमसे आर्गन नहीं है क्या। टोटल उसमें 8 एलिमेंट हुआ, तो इसीलिए बोलते हैं उसमें 8। ठीक, उसके बाद देख लो 4 और इधर टोटल कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 18 खाता है, तो टोटल कितना एलिमेंट हो जाएगा, 18। इसीलिए तुमको डायरेक्ट ही याद कर लेना है। और तुमको मालूम है इसमें 14 एलिमेंट एक्स्ट्रा रखा गया है, इसमें 14 एलिमेंट एक्स्ट्रा रखा गया है, तो 18 टोटल रखा जाएगा इसमें और 14 इसमें, तो 18, 14, 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32। मतलब 14 को यहाँ निकाल के रखा गया है, ये 14 एलिमेंट है जो कि यहाँ पर पोजीशन उसका है, तो टोटल 32 एलिमेंट हो जाता है वहां पर। तो फैला के नहीं लिखते हैं उसको, नीचे उतार के लिखते हैं, एफ ब्लॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एफ ब्लॉक। ये रियली में यहाँ पर है लेकिन उसको वहां नहीं दिखा सकते, तो उसको निकाल करके बाहर दिखाना पड़ता है। ठीक, तो हम लोग को बात करना है कहां से, ग्रुप नंबर 15 से, क्लास 12th में ग्रुप 15 से याद करना। बात समझे, पीरियोडिक टेबल कैसे सजा हुआ है, हमको पी ब्लॉक करता तो किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं। चलो 15 से स्टार्ट करते हैं हम, या तो पी ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। अरे पीरियोडिक टेबल है ना सबके पास। और पहला को बोलते हैं क्षारीय धातु, क्या बोलते हैं, दूसरे को क्षारीय मृदा धातु, याद है। और 13वें को बोलते हैं इकोजन, 14वें टेट्रोजन, इसको निकोजन, इसको कैल्कोजन, इसको हेलोजन, इसको नोबल गैस फैमिली बोलते हैं। ये सब लिखा चुके थे हम। ठीक है, अब मैजिक नंबर समझ में आया कैसे काम कर रहा है। और ये एक जगह मैजिक नंबर काम नहीं आएगा, हर जगह मैजिक नंबर काम आएगा। को कैसे, अभी बताते हैं। ये मैजिक नंबर याद कर लिया, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब ये देखो मैजिक नंबर कहाँ कहाँ काम आएगा, मिटा के बताते हैं। तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हो कभी कभी, वहां पर काम आता है मैजिक नंबर, देख लो।
ये मैजिक नंबर कहां से लाए हम? जैसे तुम लोग को इलेक्ट्रॉन गैस निकालने का फॉर्मूला बताया गया था, ये चीज बताया गया था 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। इधर 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। तुम लोग को यहाँ बताया गया कि यहाँ से 3d 4d भी आने लगता है, 5d 6d आने लगता है, यहाँ से 4f और यहाँ से 5f आने लगता है। s पर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन 2, s पर 2 p पे 6, s पे 2 p पे 6, s पे 2 d पे 10 और p पे 6, s पे 2 और d पे 10 p पे 6। ये मालूम है ना सबको? इस पे 14 रहता है, इस पे 10 इस पे 6, इस पे 2 इस पे 14 और इस पे 10 और इस पे 6। तुम देख लो इसमें टोटल एलिमेंट कितना है? 2 5 है 5। हाँ तो इसमें देखो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो यानी 2। इसमें 2 और 6 कितना आया? 8। मैजिक नंबर फिर से मिलेगा। 2 और 6 कितना? 8। 2 6 8 10 18। मैजिक नंबर आ रहा है 6 और 10 16 2 18। इसीलिए बोले 32 और 32। मैजिक नंबर यहाँ भी है। तो एलिमेंट कैसे सजाया हुआ है? इसी तरीका से पहला ग्रुप में 2 एलिमेंट, याद होगा। दूसरे ग्रुप में टोटल कितना एलिमेंट? 8। तीसरे ग्रुप में 8, चौथे ग्रुप में 18, पांचवें में 18, 32 32। बात क्लियर हुआ? बहुत अरेंजमेंट है, सजावट है इसमें। नहीं अभी इससे आगे नहीं है, बहुत सारा अरेंजमेंट है। मतलब कैसे काम कर रहा है पीरियोडिक टेबल उसको समझना जरूरी है। ठीक, तो मतलब वहां पर भी काम आ रहा है पीरियोडिक टेबल। किसी का इलेक्ट्रॉन गैस निकाल के। हाँ देखो एग्जाम में क्या पूछता है कि जैसे कि जिंक का इलेक्ट्रॉन गैस लिखिए, ठीक है, कोबाल्ट का लिखिए, स्कैंडियम का लिखिए, कोई भी चीज दे देगा। अभी देखते हैं, अगर तुमको दे दें इलेक्ट्रॉन गैस लिखें, सबसे कॉपर का लिखें। कॉपर का परमाणु संख्या होता है 29। क्या होता है? एग्जाम में दे देगा, कॉपर ऐसे लिख देगा और यहाँ लिख देगा Z बराबर 29। Z बोलते हैं परमाणु संख्या को, क्या बोलते हैं? अगर 29 तक पहुंचना है तो हम 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 यहाँ से 9 ले लेंगे 29। हाँ तो 29 तक जाना है तो 1s2 यहाँ से लिए, 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 10 नहीं 10 नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ऐसा लिखेंगे तो थोड़ा गलती माना जाएगा। अब रीजन देते हैं, क्योंकि देखो d ऑर्बिटल को फुल फिलेड कर देते हैं, ठीक है। तो और क्या करते हैं, सेम चीज यहां से यहां लिखेंगे, 4s1 कर देंगे, 3d पर 10 कर देंगे। क्या कर देंगे? यानी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देते हैं इसमें। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर पूरा फिल हो जाएगा d में, d कितना मांगता है? 10। कितना मांगता है? 10। तो अगर ऐसा हो गया तो स्टेबल हो जाता है तत्व। स्टेबल मतलब अस्थायी हो जाता है, ठीक। तो अगर ऐसा कर देते हैं तो फिर ये हो जाता है अस्थायी, मतलब दिखाने का तरीका हो गया। ऐसे हम ऐसा भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, ठीक। लेकिन दिखाने का क्या तरीका होगा कि डी मतलब 11th में ऐसा पढ़ाया गया कि D5 कॉन्फ़िगरेशन और D10 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा अस्थायी होता है। क्योंकि देखो D4 वो रिएक्शन फास्ट करता है और D9 वो रिएक्शन फास्ट करता है। ये दोनों अस्थायित्व नहीं है। अस्थायी कौन है? D5 और D10। क्या नहीं बढ़ नहीं जाता है। यहाँ एक घटा भी तो दिए, देख लो, बढ़ नहीं जाता है। ये सही माना जाता है। ये किस में? F पे है। देखो ये देखो ऑर्बिटल का है, इलेक्ट्रॉन रखने का तरीका है। S पर हाईएस्ट 2 रख सकते हैं, P पे हाईएस्ट 6 रख सकते हैं, D पे हाईएस्ट 10 रख सकते हैं और F पे हाईएस्ट 14 रख सकते हैं। ये मतलब सजावट है बहुत पहले का। ये कैसे आया हम बहुत पहले समझा चुके हैं क्लास 11 में, ठीक है। ठीक, ये सजावट भी कैसे आई ये चीज बताया गया था। इसका प्रूफ हुआ था, है कि नहीं, क्लास 11 में, कि ये हम 2s2 इधर क्यों नहीं लिख देते हैं, ये भी बताए थे हम। फार्मूला के इसको यहाँ क्यों नहीं, इसको यहाँ क्यों नहीं लिख देते हैं, ये सब भी बताए थे। क्योंकि उसमें आया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जितना भी अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये सब बताए थे कि प्रूफ ये कैसे बनता है, पीरियोडिक टेबल का फार्मूला प्रूफ हुआ था इसका। जो 11th नहीं पढ़ा उसका दिक्कत होता है, नहीं दिया ध्यान, लेकिन वहां पर पढ़ाया गया है।
दोनों सही हो जाएगा। नहीं मतलब ये सही ज्यादा माना जाता है। ठीक, अभी बात करते हैं ग्रुप 15 से। समझे फॉर्मूला कैसे काम करेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 5 4s2 और इसी तरीके से अरेंजमेंट से लिखते जाना। इलेक्ट्रॉन या लीनियम कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक दोनों लिख देगा। गजब इंसान वाले। चलो केवल हम पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, वो भी 13 14 के बारे में बात नहीं करेंगे। कहां से बात करेंगे? 15 से, क्योंकि 15 से ही स्टार्ट होता है क्लास 12 में। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। लिखो लिखो ग्रुप 15 के तत्व। हेडलाइन बना लो इसको। हाँ ऑब्जेक्टिव भेज देंगे, लिखाएंगे नहीं। ग्रुप 15 के तत्व पढ़ाने जा रहे हैं। ग्रुप 15 का तत्व कहां से स्टार्ट होता है पता है? नाना पापा असलम सब बीमार बोलते हैं, लेकिन इसको नाइट्रोजन से स्टार्ट हुआ है तो नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नाइट्रोजन फैमिली। बात क्लियर हो रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग एलिमेंट नाना पापा असलम सब बीमार, इन नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, उसके बाद जो है नीचे है। ठीक ना होता याद? नहीं याद हो जाएगा। नाइट्रोजन फैमिली, या तो इसको स्पेशल नाम बताए थे निकोजन। क्या बताए थे? निकोजन। अंग्रेजी में लिखते हैं PNICOGENES, निकोजन। निकोजन। और इसमें कौन कौन सा तत्व आता है? तो नाना पापा असलम सब बीमार, ये आता है। ठीक है, एक और आता है लेकिन अभी उसको लिख देते हैं MC। जैसे नीचे खाली छोड़ते खिरे, यहाँ पर आ जाता है देखो MC। जैसे किस में आ जाएगा, यहाँ पर UUP है ना, उसको स्पेशल नाम देते हैं MC, मोस्कोवियम। ठीक है, मोस्कोवियम नया एलिमेंट है वो। तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ और मोस्कोवियम बता देते हैं नाम सबका। नाम बताना जरूरी है क्या? ऐसे शॉर्ट ट्रिक पहले बता देते हैं। नाना पापा असलम सब, वो तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं। ठीक, धातु नाम नाइट्रोजन, धातु नहीं है, धातु मत बोलो, तत्व बोलो उसको। नाइट्रोजन फास्फोरस मोस्कोवियम आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ और मोस्कोवियम। बात क्लियर है यहां तक? कौन कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ और मोस्कोवियम MC। सबका परमाणु संख्या यहां लिख दे, आसान रहेगा आगे पढ़ने में। 7 परमाणु संख्या होता है इसका होता है 15। ठीक, इसका होता है 33, इसका लगभग 51 होता है। देखो हाँ 51। ठीक, और 83 बिस्मथ का होता है 83, और इसका होता है 115। क्या होता है? 115। इसीलिए 115 वाला का एक और सैंपल चीज लिख सकते हैं। तुम लोग बताए थे एक को लिखते हैं अन, 0 को लिखते हैं नील, लिखते हैं कि नहीं? 2 को लिखते हैं बाय, मालूम है ये चीज? 3 को ट्राई लिखते हैं, इसी तरह 4 को क्वाड, 5 को पेंट। क्या लिखते हैं? पेंट। और लास्ट में नाम में IUM देते हैं। क्या देते हैं? IUM। तो इसका नाम अगर लिखना चाहते हैं MC नहीं, उसका स्पेशल नाम लिखना चाहते हैं, IUPAC नाम लिखना चाहते हैं, तो क्या नाम बताएंगे? अन पेंटियम। क्या बताएंगे? जैसे इसको अथवा करके लिख देते हैं, अन मतलब यू लिखेंगे पहले, अन और पेंटियम UUP, यही लिखा होगा वहां पर, लिखा हुआ है ना। तुम लोग बताएं कैसे नाम आता है उसका। 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं सेप्ट या तो हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक, 9 को बोलते हैं, एक अलग नाम आता है उसका। जिसको नहीं मालूम है, ये 100 जब भी ज्यादा होता है तो हम लोग इस तरीके से नामकरण करते हैं उसका। करते हैं कि नहीं?
ठीक, तो पहली चीज क्या क्लियर हो गया कि कौन कौन सा तत्व है इसमें। नाना पापा असलम सब बीमार, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मस्कोबियम। क्या चीज? अरे वो तो ऐसे बताएं, वो सब बच्चे वाला चीज है, तुम लोग नहीं पढ़े तो अलग बात है। नहीं पड़ेगा। लेकिन वो सब बहुत पहले का पढ़ाया हुआ है, छोटा छोटा बच्चा जानता है वो सब बात, तुम लोग कैसे नहीं जानते हैं? छोटे बच्चे हो क्या? परमाणु संख्या है 7, 15, 33, 51, 83 और 115। 85 से ज्यादा है, ये तत्व क्या होगा? रेडियो एक्टिव होगा। ये तत्व क्या होगा? रेडियो एक्टिव होगा। ठीक, अब बात कर देते हैं सबका बारी बारी से, मिटा लें यहां तक। अरे पूरा फैमिली यही सबके बारे में पढ़ाएंगे स्पेशली कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन कैसे कहां पर पाया जाता है, नाइट्रोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, फास्फोरस कहाँ मिलता है, वो किस शेप में मिलता है, कहां से ला सकते हैं उसको, ये सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, ग्रुप 15 अभी तो 3 दिन चलेगा। ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 इतना। हाँ, तो देखो अगली चीज सबसे पहले हम बताने वाले हैं धात्विक कैरेक्टर। ठीक है, धात्विक प्रकृति, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। तुम लोग को मालूम है ग्रुप 15 में नाना पापा असलम सब बीमार, ये आ गया है, आया एलिमेंट। थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करेगा और समझने का भी। हाँ लिखना है। और यहां पर आता है मस्कोबियम। शुरुआत का जो 2 एलिमेंट है वो है ओ धातु। क्या है? ओ धातु। ठीक, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस क्या होगा? ओ धातु। ये 2 गो है उप धातु। क्या है? उप धातु। तुम ऐसे भी समझ सकते हो जिगजैग लाइन से, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, क्या बोलते हैं ये सब जितना भी है, पोलोनियम और ऑस्टेटाइन उप धातु था, यानी ये दोनों भी तो था उसी में। अब देखो ये है धातु, ये क्या है? ऐसे ये दोनों धातु है, ये दोनों क्या है? धातु है। लेकिन इसको बोलते हैं क्या चीज? रेडियो एक्टिव धातु बोलते हैं, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 115 हो चुका है। तुम लोग बताएं अगर 85 से ज्यादा हुआ तो वो तत्व रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब वो न्यूक्लियर रिएक्शन करता रहता है। हाँ, मेटेलिक कैरेक्टर, ओ सिट, ठीक, ये है रेडियो एक्टिव। क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व, ये तो सक्रिय धातु। तो जिस धातु का परमाणु संख्या 85 से ज्यादा हो गया वो तत्व क्या कहलाएगा? रेडियो एक्टिव। अगर हम पूछ लें ग्रुप 15 में, ग्रुप 15 के तत्व में रेडियो एक्टिव कौन है, तो मस्कोबियम। क्या बोलेंगे? मस्कोबियम। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक, याद करने का ट्रिक, नाना पापा असलम सब बीमार। बात क्लियर है? शुरुआत का 2 तत्व कैसा है? ओ धातु, बाकी 2 क्या है? उप धातु। बाकी ये दोनों धातु ही है, लेकिन एक है मतलब स्पेशल धातु, ये मिल सकता है और ये थोड़ा मिलना दुर्लभ होता है। ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिव बदलता रहता है ना, कुछ देर पहले मस्कोबियम, बाद में बदल जाएगा ये, यानी परमाणु संख्या भी 115 है, कुछ देर के बाद 83-82 आने लग जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सब चेंज हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। ठीक, तो अगर अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलेंगे नॉन मेटल, याद रखना पड़ेगा कभी कभी, मतलब इसको बोलते हैं मेटेलॉइड और इसको बोलते हैं मेटल, मेटल। ठीक, इसको तो अंग्रेजी में बोलेंगे रेडियो एक्टिव। तो पहला बात क्लियर हुआ, कौन सा एलिमेंट क्या चीज है? क्या चीज? दूसरा में उप धातु मेटेलॉइड। तो पहला चीज धातु कैरेक्टर कैसे बात करेंगे, ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में। कैसे पूछा जाएगा धातु कैरेक्टर को? देखो पूछने का तरीका भी समझ लो। तो ये है ग्रुप 15 तत्व, है कि नहीं? अगर 15 तत्व में ऊपर से नीचे आए तो बोलो धातु कैरेक्टर बढ़ता है कि घटता है? शुरू बढ़ता है, सही बोला, बढ़ता है, क्योंकि जो पहले ओ धातु था धीरे धीरे धातु बन गया, यानी धातु तो बढ़ता है। ठीक है, तो धातु कैरेक्टर बढ़ता है या घटता है, यही बात हम समझाना चाह रहे थे। तो मतलब इसको बोलते हैं टॉप, अगर ऊपर पे है तो टॉप, नीचे बोलते हैं बॉटम। क्या बोलते हैं? बॉटम। ठीक है, बॉटम बोला जाता है। तो टॉप मतलब सबसे ऊपर पे हो, बॉटम मतलब सबसे नीचे, यानी कि टॉप से अगर बॉटम की ओर आए
तो पीरियडिक टेबल में धात्विक प्रकृति घटती है या बढ़ती है? तो जो अधातु हुआ करता था अब वो कैसा दिखने लग गया आगे चलने के बाद? ग्रुप में धातु। ठीक है, तो बोलेंगे कि अगर ग्रुप 15 के तत्व में अगर हम ऊपर से यानी टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो धात्विक प्रकृति बढ़ती है। बात क्लियर है यहां तक? ठीक, लिख लो इस बात को। यदि हम हाँ वर्ग 15 में, यदि हम वर्ग 15 में टॉप से बॉटम की ओर आते हैं, टॉप से बॉटम की ओर आते हैं, टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो धात्विक प्रकृति बढ़ती है। तो धात्विक प्रकृति, हाँ धात्विक प्रकृति बढ़ती है। अब देखो जैसे कि कुछ समझाना चाहते हैं, जैसे हम लोग को मालूम चल गया 15 में क्या क्या आने वाला था, तो नाना पापा असलम सब बीमार। अब मतलब कुछ क्वेश्चन भी उठाना पड़ेगा हमको समझाने के लिए कुछ। जैसे हम पहले बात करने वाले हैं ये सब मिलता कहाँ है। ठीक है, मतलब सबसे पहला बात हम समझने जा रहे हैं कि हम कुछ नहीं पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, हम सीधा बोलेंगे ये मिलेगा कहाँ। ठीक नहीं, मतलब मिलेगा कहाँ हम ये बात करते हैं सबसे पहले। ठीक, तो क्वेश्चन बना लो। ग्रुप 15 के तत्व कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? इनकी उपस्थिति लिखें। हाँ, इनकी उपस्थिति अक्रेंस लिखें, यानी कहाँ मिलता है पहले हम यही देखने जा रहे हैं। हम अभी चैप्टर के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, ये मिलेगा कहाँ हम ये बात करेंगे। अरे देखो समझदारी कैसे डेवलप होगा, जब कुछ अपना अलग तरीका नहीं अपनाएगा तो समझ में नहीं आएगा कभी। ठीक है, क्योंकि इसको सब लोग पढ़ता है अलग तरीके से, हमको भी पढ़ाया गया था अलग तरीके से, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे वो बिल्कुल अलग तरीके से। ठीक, तो कहाँ मिलता है ये चीज जानने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, अरे हम सोचते हैं कि ज्यादा समझ पाओ कि किताब में बिल्कुल अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन हम उसको अलग तरीके से समझाना चाहते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं वो मिलेगा कहाँ। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इसको देखना चाहें तो मिलेगा कहाँ, सबसे पहला बात यही है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। इसमें तो कई सारा तत्व है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी और बिस्मथ, मॉस्कोवियम, सबके बारे में बात करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा, किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहला बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन लिखो तो, नाइट्रोजन, इसका परमाणु संख्या कुछ कुछ बात करते जाएंगे। परमाणु संख्या होता है 7, जेड लिखे यहाँ पे, परमाणु संख्या 7। तो पहली चीज परमाणु संख्या इसका याद रख लेना। ठीक है, तो ये लिख लो मैं यह बोला लिख लो रे। इसका आइसोटॉप होता है, आइसोटॉप, समस्थानिक बोलते हैं इसको। क्या चीज? समस्थानिक या एलोट्रॉप, अपरूप। अगर हम बात करें नाइट्रोजन का कितना समस्थानिक, समस्थानिक मतलब जानते हो क्या? आइसोटॉप। ठीक है, वही तो बता रहे। दैट एटम इन विच एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक क्या बोलते हैं, मास नंबर इज डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि परमाणु संख्या सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो। याद है? ठीक, जैसे कि नाइट्रोजन का 2 आइसोटॉप मिलता है, एक नाइट्रोजन का 7-14 वाला मिलता है और एक 7-15 वाला मिलता है, यानी कि परमाणु संख्या सेम सेम और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, तो उसको बोलते हैं आइसोटॉप। यानी नाइट्रोजन अगर खोजने जाए तो 2 तरीके से मिल सकता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। बात क्लियर है? आइसोटॉप, जिसको आइसोटॉप का मीनिंग नहीं मालूम हम लिख देते हैं साइड में। ठीक, अगर किसी को नहीं लगता है कि आइसोटॉप नहीं जान रहे हैं तो बता देते हैं, ये लिखना है, फिर हम आगे बताएंगे। लेकिन अगर किस क्या चीज, हाँ लिखो ना ये चीज। तो अपरूप तुम लोग जानते हो, कार्बन का कितना अपरूप है? 3, नहीं 3,
डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरिन्स, बंकमिस्टर फ्लोरिन्स उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इसका आइसोटॉप 2 को मिलता है, ठीक। क्लोरीन का भी मिलता है बहुत सारा। तो हम बात करते हैं इसका आइसोटॉप। अगर आइसोटॉप नहीं जानते हो तो लिख लो समस्थानिक के बारे में। क्या चीज? मतलब कोयला को नहीं मानते हैं, वो सब कार्बन ही है। आइसोटॉप बोलते हैं। आइसोटॉप यानी कि ऐसा एटम जिसका परमाणु संख्या सेम, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। हाइड्रोजन का भी 3 आइसोटॉप है, पता है? हाइड्रोजन एक ही जगह लिखते हैं, लेकिन वो 3 जगह लिखना पड़ेगा अगर लिखना चाहे तो, ठीक है। हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 को होता है कि नहीं हाइड्रोजन का रूप, ठीक। तो समस्थानिक ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या ए, ये जेड है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, आइसोटॉप कहलाता है। ये अलग से बात बता रहे हैं क्योंकि ये भी 2 नंबर का पूछा जा गया है एग्जाम में, फिजिक्स में। ये फिजिक्स में 12th में फिजिक्स में पूछा गया है। आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोस्टर क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, बहुत सारा चीज पूछा जाता है। तो एग्जांपल लिख देते हैं उसका, आइसोटॉप का। आइसोटॉप का एग्जांपल लिख रहे हैं हम, कभी कभी बीच में आ गया टॉपिक तो बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग का नहीं समझा हुआ है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, कितना? 3। एग्जांपल, हाइड्रोजन का, अगर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक देखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, एक है 1,1 वाला, एक है 1,2 वाला और एक है 1,3 वाला। तुम देख लो सबका परमाणु संख्या सेम है क्या? नीचे होता है परमाणु संख्या, नीचे क्या होता है? परमाणु संख्या। ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या, क्या होता है? अगर किसी को नहीं मालूम तो कोई भी एटम में नीचे होता है परमाणु संख्या, नीचे क्या होता है? परमाणु संख्या होता है, ऊपर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है। बात क्लियर है? ऊपर जब भी लिखेंगे जेड लिखेंगे यानी परमाणु संख्या, नीचे जब भी लिखेंगे तो जेड लिखेंगे परमाणु संख्या, ऊपर लिखेंगे तो ए यानी मास नंबर, क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो देखो मास नंबर यहाँ 1 है, 2 है, ये 3 है, मास नंबर अलग अलग हुआ कि नहीं? लेकिन परमाणु संख्या क्या हुआ? सेम। तो ये आइसोटॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोटॉप। यानी हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, इसका नाम है प्रोटियम। प्रोटियम क्या होता है? प्रोटियम। ये होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। ये होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है। कार्बन का भी देखते हो कई सारे टाइप होता है, हम मतलब सबके बारे में बात नहीं करेंगे। एग्जांपल समझ गए इस बात को? समझ गए एग्जांपल? अगर परमाणु संख्या सेम, द्रव्यमान संख्या अलग, तो वो कहलाएगा समस्थानिक। क्या कहलाएगा? समस्थानिक। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना समस्थानिक है? 2। एक 7-14 वाला, एक 7-15 वाला। यानी नाइट्रोजन का अगर पूछ दिया ऑब्जेक्टिव नाइट्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं तो क्या बताएंगे? 2। बात क्लियर हुआ? तो क्या चीज? नाम दोनों को देखो, दोनों नाइट्रोजन ही है, नाम कोई अलग नहीं है उसका, दोनों नाइट्रोजन ही है, लेकिन वो केवल मिलता है अलग अलग, इसका नाम अलग अलग रखा गया है, ठीक है। अल्फा नाइट्रोजन, बीटा नाइट्रोजन ऐसे दिया गया किताब में, ठीक। जैसे एक को अल्फा नाइट्रोजन, एक को बीटा नाइट्रोजन बोल देंगे, ठीक। ये बात क्लियर हुआ? बहुत सारे एलिमेंट का समस्थानिक है, सबके बारे में यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ तो हम केवल ग्रुप 15 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस अलग से हो गया, बताना पड़ गया, नहीं जानता फिर यही दिक्कत होता है ना। तो नाइट्रोजन के बारे में भी और बात करेंगे। नाइट्रोजन के बारे में पहली बात क्या कर दिए हम नाइट्रोजन के बारे में कि ये इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 7। तो इसका मतलब कि अप्रूव क्या होता है? आइसोटॉप क्या गो है? 2 गो आइसोटॉप्स है, 2 गो। कौन कौन सा है? एक तो नाइट्रोजन है 7-14 वाला और एक है 7-15 वाला। अब नीचे से जस्ट लिखना चालू कर दो कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं, 1s2 2s 2 2p 3 7 हो गया, 7 हो गया। नीचे क्या लिखा है? 2 से 7, 2 बराबर 7। अभी सर जेड में ऐसे देते हैं, जेड है, जेड
जेड मतलब पूर्ण संख्या। अभी कितना बार बताया हम? फिर बोले हमारी चलो, नाइट्रोजन जो ज्यादा मिलता है, नहीं दो दो 4 3 7 7 हो गया, तब क्यों है 6? वहाँ पे एस नहीं आता। क्या चीज? एस नहीं, से अरेंजमेंट बताया ना पीरियोडिक टेबल में थी, इलेक्ट्रॉन व्यास में फंसना नहीं उसमें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे आता है। तो जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे बिछा रहे हैं। नाइट्रोजन मिलेगा गैस रूप में, किस रूप में मिलेगा ये भी समझ लेना। बाकी उस ग्रुप का सब ठोस है, ये बता देते हैं। जैसे तुम लोग का अगर पूछा जाए नाना पापा असलम सब बीमार, इसमें गैस कौन है? केवल नाइट्रोजन ही गैस है, बाकी सब का सब ठोस है। बाकी सब का सब क्या है? ठोस। बात क्लियर है यहां तक? तो ग्रुप 15 के एलिमेंट में केवल गैस कौन होगा? गैस हो जाएगा नाइट्रोजन, बाकी सब ठोस। बात क्लियर हो रहा है? कैसे कैसे पढ़ना और क्या क्या समझदारी डेवलप करना है? खाना बच रहा है ईमान सुना गारे पानी पी गाना ठीक है। चलो, और नाइट्रोजन जो डबल होता है बाउंड, ये गैस क्यों है? ये भी क्यों नहीं ठोस हो गया? बात करते हैं यहां से। नाइट्रोजन गैस है, बाकी सब उस ग्रुप में ठोस है, नाइट्रोजन क्यों नहीं ठोस बन गया? सब ग्रुप का ठोस है, ये क्यों नहीं बना? ठीक, बात कर देते हैं उसके बारे में। नाइट्रोजन के लास्ट सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है? 2 3 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों अपने बीच ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन और 3 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया। ठीक है, चलो, और बकवास मत करो तुम लोग, अरे शांत रहो ना। थोड़ा अलग से इसको समझाना चाहते, तुम हल्ले करते हुए। ठीक, ऐसा थोड़ी है कि मतलब खाली लिखाइले जा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने का मौका नहीं देता है तुम लोग। देख लो, नाइट्रोजन के दो एलिमेंट के बीच में तुम लोग क्लास 10 में पढ़ा है। ठीक है, CO2 H2O का मतलब कि केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर आता है, वो सब पढ़ा हुआ है। तो क्लास 10 में 11 में भी पढ़ा हुआ है। दोनों नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये रिएक्टिव नहीं होता है। हम लोग के आसपास में तुम लोग को मालूम होगा नाइट्रोजन गैस कितना है? 78% है हवा में। कितना है? 78% है कि नहीं हवा में? मालूम है ये चीज? लेकिन ये कहाँ किसी को लोहा को खराब कर दिया? कभी किया लोहा को खराब? नहीं किया। ये और किसी के साथ रिएक्शन कर लिया? नहीं किया। लेकिन ऑक्सीजन तो करता है। ऑक्सीजन 21% ही है, लेकिन सबको तबाही मचाता है कि नहीं? यानी कि ऑक्सीजन वाला फैमिली ही खराब है, लेकिन सांस में लेते हैं। कैसे बोलने खराब नहीं। तो नाइट्रोजन गैस हवा में कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। ठीक, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करता है। यही रीजन है, क्योंकि अगर रिएक्शन करेगा, ये दोनों आपस में बंधा हुआ है, कोई जाना ही नहीं चाहता है। टूट करके जाएगा तब तो रिएक्शन करेगा, टूट करके किसी और के साथ मिलेगा तब तो रिएक्शन करेगा। लेकिन ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो रिएक्शन कराने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तब उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तब बॉन्ड अगर डिसोसिएट हुआ, टूट के अलग हुआ, तब फिर किसी और के साथ ये जुड़ पाएगा, तब ये किसी के साथ रिएक्शन कर पाएगा। बात समझ रहा है? अगर बॉन्ड ज्यादा मजबूत है तो फिर वहां से हम लोग इसको नहीं अलग कर सकते। और नाइट्रोजन के बारे में और भी बात करते हैं। अगर पूरे ग्रुप का बात कर ले हम, सुनो ध्यान से, पूरे ध्यान से सुनो इसको। नाइट्रोजन केवल एक साइज में छोटा है, बाकी धीरे धीरे ये सब साइज में बड़ा है। धीरे धीरे क्या है? साइज में बड़ा। तो नाइट्रोजन के बारे में क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन इज स्मॉल इन साइज, यानी कि नाइट्रोजन क्या है? छोटा है साइज में। लिखो इस बात को। अभी नाइट्रोजन के बारे में खाली बात होगा। लिखे, नाइट्रोजन ठीक है का आकार छोटा यानी स्मॉल होता है, बाकी ग्रुप में सब बड़ा ही है। बात समझे? नाइट्रोजन का आकार क्या है? छोटा है। तो समझने के लिए एक बात लिख दें कि नाइट्रोजन से हम बिस्मथ की ओर जाएं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का आकार छोटा होगा, बाकी इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? आकार। यहां से तुमको कई सारा बात याद आएगा। हाँ, छोटा मतलब उसका आकार छोटा है। देखो, हवा में पकड़ सकते हैं, अगर बड़ा होता तो पकड़ लेते, लोला और नाइट्रोजन ले लेते हैं। लेकिन ऐसा कर सकते हैं क्या? कर दे कि नहीं? अगर बड़ा होता बोलते नाइट्रोजन हवा में आ रहा है, 78% है, तो बोलते कहाँ घूम रहा है, इधर आओ, पकड़ लेते, उसको उठा लेते हैं, है कि नहीं? तो बिस्मथ धातु है। हाँ, धातु है, ठोस है। ऐसे भी ये गैस है। ठीक, चलो एक बात और समझाते हैं।
नाइट्रोजन के बारे में अभी और सुनो, यही नहीं। अरे अभी तो एक एलिमेंट का चर्चा हो रहा है, पानी पी लो तो कुछ भी करो। नाइट्रोजन का आकार क्या है? छोटा है साइज में, बाकी सब ग्रुप में बड़ा ही है। तो देखो नाइट्रोजन का जो दो अणु है, ठीक है, नाइट्रोजन का जो दो अणु है, नाइट्रोजन का जो दो अणु है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि एक बात लिख लो पहले, नाइट्रोजन हमेशा डाइमर फॉर्म यानी द्विआण्विक फॉर्म में होता है। मतलब नाइट्रोजन सिंगल खोजने जाएंगे नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन जब भी मिलेगा तो डबल N2, क्या मिलेगा? N2। हाँ, तो ये दोनों के बीच में बहुत ही वीक फोर्स होता है, ये दोनों के बीच होता है वांडर वाल बल। क्या होता है? तुम लोग को कई सारा फोर्स बताएं, आयनिक फोर्स मतलब आयनिक बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, क्या चीज? तो द्विआण्विक मतलब नाइट्रोजन दो को रहेगा हमेशा। हाँ आणविक ऐसे होगा, हाँ आणविक। तो नाइट्रोजन कैसा होता है? द्विआण्विक, मतलब वो कितना अणु रखेगा? हमेशा दो। ऑक्सीजन दो तरीका से रखता है, O3 भी रखता है, O2 भी रखता है, यानी द्विआण्विक भी है, त्रिआण्विक भी है। ये वाला नहीं लिखने दो इसको, वांडर वाल्स फोर्स, ठीक है। तो इसमें इतना कमजोर फोर्स है, ये वीक फोर्स होता है। क्या होता है? वीक मतलब कमजोर बंधन। तो मतलब इसके बीच में मजबूत बंधन है, इसके बीच में मजबूत बंधन है, लेकिन नाइट्रोजन के बीच जो बंधन है वो है कमजोर बंधन। और कमजोर बंधन होगा इसीलिए ये गैस रूप में होगा। तो नाइट्रोजन अगर बोले गैस क्यों है, तो उनके बीच जो पाए जाने वाला बल है वांडर वाल फोर्स बहुत कम है। तुम लोग को कई सारा फोर्स बताया गया है, जैसे कि तुम लोग डाइपोल फोर्स, लंडन डिस्पर्सन फोर्स, H बॉन्डिंग, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कई सारा चीज पढ़ाया गया था, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पढ़ा है, सब चीज 11th में। यहाँ पर जो है फोर्स वांडर वाल फोर्स है, ठीक है। वांडर वाल्स फोर्स होने की वजह से वो गैस है। अगर H बॉन्डिंग होता तो वो द्रव होता, ठीक है। अगर मतलब आयनिक बॉन्ड होता तो वो ठोस होता। ये सब चीज पढ़ा चुके हैं, हाँ। चलो आगे की बात और करते हैं। चलो यहाँ तक लिख लिया सब लोग। नाइट्रोजन हमेशा किस रूप में रहेगा? डाइमर फॉर्म में। एग्जाम्पल लिखे इसका, नाइट्रोजन, हाँ वीक मतलब कमजोर। तो दोनों नाइट्रोजन के बीच बहुत कमजोर बॉन्डिंग होता है, ज्यादा कस के बनता तो ठोस बन जाता, लेकिन इतना कमजोर बंधन है कि मतलब वो गैस रूप में रहना पड़ता है, उसको मजबूरी है उसका। चलो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मिलता है अब ये बात करते हैं, ठीक। पागल तुम तो फालतू ये बात करता है, ये फालतू बात। क्या चीज? दीपक से मंगवा लो ना, पढ़ा देते हैं अभी और हम। चलो लिखो तो अभी और नाइट्रोजन के बारे में, अभी यही नहीं और सुनिए। लिखो तो लिखो, नाइट्रोजन पृथ्वी की परत में, हम भी लिख देते हैं तुम लोग के साथ में। नाइट्रोजन पृथ्वी की परत में, ठीक है, NaNO3, ऐसा मत करो, मजाक मत करो, NaON3 के रूप में मिलते हैं, तो हम बात कर रहे थे किस रूप में मिलता है ये। तो नाइट्रोजन मिलता है तो नाइट्रोजन के रूप में अगर पाया जाता है तो NaNO3 ग्रुप में। इसका नाम क्या है बता देते हैं, NaNO3। इसका फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, समझ लो ध्यान से। सोडियम नाइट्रेट, क्या बोलेंगे? सोडियम नाइट्रेट, याद होगा। लेकिन हाँ इस नाम से नहीं पूछा जाता है, इस नाम से नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा चिली साल्ट पीटर का क्या फॉर्मूला है, यही चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर। अगर पूछ दिया चिली साल्ट पीटर मतलब कि उसमें कौन सा धातु पाया जाता है, तो बोलना सोडियम, ठीक। कई सारा एक फॉर्मूला में कई सारा क्वेश्चन है छिपा हुआ। अगर हम पूछ लें चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क का, या तो इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, तो क्या बताएंगे? सोडियम। लेकिन इसमें मतलब जो धातु है वो कौन सा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन अगर पाया जाएगा नाइट्रोजन किस रूप में मिलता है, तो पृथ्वी परत में मिलता है, यही रूप में, चिली साल्ट पीटर के रूप में। इसका स्पेशल अगर
इसका केमिकल नाम बोले तब तो बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट, लेकिन अगर स्पेशल नाम बोले तो चिली साल्ट पीटर। ठीक है, तो और भी रूप में मिलता है तथा, ठीक है, KNO3 के रूप में भी मिलता है, के रूप में भी मिलता है, चिली साल्ट पीटर, साल्ट पीटर। तो अब बात कर देते हैं KNO3 की फार्मूला। KNO3 इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बात कर रहे हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। इसका नाम है इंडियन साल्ट, क्या बोलते हैं? साल्ट पीटर। क्या है? इंडियन, हाँ, इंडियन साल्ट पीटर। तो इंडियन साल्ट पीटर कौन होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। तो अगर पृथ्वी परत में बात करें तो ये NO3 और KNO3 के रूप में मिलेगा, दो रूप में मिलेगा। बात समझे? पृथ्वी परत में ये कैसा मिलता है? सबसे पहली बात बोल दी, हवा में मिलता है 78%। दूसरा, पृथ्वी परत में मिलता है चिली साल्ट पीटर और इंडियन चिली क्या बोलते हैं? इंडियन साल्ट पीटर के रूप में। ठीक, तो ये दो बात याद रखना। इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? सोडियम। इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? पोटेशियम। ठीक, तो इसीलिए उसका नाम है सोडियम नाइट्रेट भी और इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट भी। बात क्लियर हो गया यहाँ से? चलो और आगे लिखाते हैं। इंडियन साल्ट पीटर है। लिखेंगे नाइट्रोजन पौधे एवं प्राणियों के शरीर में, नाइट्रोजन, वाह, यही रोक के बजाएगा क्या रे यार? गनवा बंधे ना होता है इसका गज। नाइट्रोजन पौधे एवं प्राणियों में, ये तो प्राणियों के शरीर में, ठीक है, प्रोटीन या एंजाइम्स के रूप में भी मिलते हैं, तुम लोग को मालूम होगा नाइट्रोजन कई सारा क्षार बनाता है, ठीक है, और वो हम लोग के शरीर में भी है। ठीक, तो कैसे बोल सकते हैं कि शरीर में है? तो तुम देख लो, पौधों के शरीर का अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल जानते हो तुम लोग? क्या क्लोरोफिल? तो तुमको मालूम होगा C55 फार्मूला, H72 O5 N4 और Mg होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पे क्या पाया गया है? नाइट्रोजन। क्या मिलता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पौधों में मिलता है। क्लोरोफिल कहाँ पाता है? आदमी की पौधा में आदमी के पौधा में। ये है फार्मूला इसका। तो यानी नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा हमको? पौधे में भी मिल सकता है। ये कहना सही कि गलत? बिल्कुल सही है। और प्राणियों में भी मिलता है। प्राणी के लिए बताते हैं, जैसे तुम लोग हेमोग्लोबिन जानता है, हम लोग के ब्लड में मिलता है हेमोग्लोबिन। तो हम लोग के हेमोग्लोबिन में भी इसका परसेंटेज है कुछ। उसका फॉर्मूला लिखते हैं, कार्बन 252, ठीक क्या बोलते हैं? 2952 लिखेंगे। कार्बन 2952, हाइड्रोजन लिखते हैं 4464, मिटा के लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। हाँ ठीक, और है नाइट्रोजन 3243, ठीक है, नाइट्रोजन 3243। ऑक्सीजन है 812, फिर सल्फर है 8, आयरन है 4। तो इससे क्या समझना है कि हेमोग्लोबिन हम लोग को जो ब्लड में मिलता है, इसकी वजह से ब्लड हम लोग का लाल होता है कि नहीं? और एनर्जी को ढोने में, ऑक्सीजन को मतलब कि ले जाने में सहायता करता है। इस हेमोग्लोबिन में भी हम लोग का नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। बात क्लियर हुआ? अगर हम बात करें हम लोग का इंसुलिन जो हम लोग के बॉडी में है, एंजाइम, वो मतलब सुक्रोज जो ग्लूकोज खाते हैं, तो चीनी जो खाते हैं, चीनी को पचाने वाला इकलौता होता है इंसुलिन, होता है कि नहीं? तो उसमें भी हम लोग का नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन। ये ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, ब्लड में पाया जाने वाला कैटालिस्ट है। ये ऑक्सीजन को ढोने में मदद करता है, एनर्जी को ले जाने में मदद करता है। वो सब बायोलॉजी में पढ़ाते हैं इसको। अगर हम बात करें नाइट्रोजन का और ज्यादा कहाँ मिल सकता है, तो हम बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। हम लोग के ब्लड में जो इंसुलिन है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है?
कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज होता है कि नहीं? तो इंसुलिन में भी हम लोग का नाइट्रोजन पाया जाता है, उसका भी फॉर्मूला लिख लो। कार्बन 257, हाइड्रोजन 383, नाइट्रोजन 65। हाँ मतलब नाइट्रोजन को दिखा रहे हैं, नाइट्रोजन मिलता है इसमें भी। उसी तरह गैस नाइट्रोजन ओ धातु है। सर, उसी तरह सब धातु है। नहीं सब धातु कैसे हो जाएगा? कार्बन ओ धातु, हाइड्रोजन ओ धातु, ऑक्सीजन ओ धातु, मैग्नीशियम धातु इसमें। हम केवल नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम अभी बात कर रहे हैं कि वर्ग 15 के एलिमेंट में नाना पपासलम सब बीमार, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सब आ रहा है। लेकिन नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा या तो कहाँ खोज सकते हैं उसको। तो हवा में 78% खोज सकते हैं, चिली साल्ट पीटर मतलब कि सोडियम नाइट्रेट में भी रख सकते हैं, पोटासियम नाइट्रेट में भी खोज सकते हैं। और अगली चीज कि हम लोग के क्लोरोफिल में भी है पौधा में, और हम लोग के हेमोग्लोबिन में भी नाइट्रोजन है, हम लोग के इंसुलिन में भी नाइट्रोजन है। बात क्लियर हो रहा है? नाइट्रोजन है यहाँ पे। और ऑक्सीजन 77 और सल्फर 6, तो इस सब में भी हम लोग का नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मिल सकता है? बात क्लियर हो रहा है? ठीक, तो आगे बढ़ जाते हैं अब हम। तीनों के नाइट्रोजन के बारे में खोज। अब बताते हैं कि फास्फोरस के बारे में। किसके बारे में? फास्फोरस। पहला एलिमेंट कहाँ मिलेगा? बात क्लियर है? ठीक, तुम लोग को क्वेश्चन जो दिए थे कि ग्रुप 15 के तत्व कहाँ मिलते हैं, ये नहीं दिए थे क्वेश्चन, ग्रुप 15 के तत्व कहाँ मिलते हैं। तो उसमें पहला नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मिलेगा? बात क्लियर हुआ? नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मिलेगा? बात क्लियर हुआ? ऐसे अमोनिया गोबर में मिलता है, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में स्पेशल क्लास होगा। हाँ चलो अब बात करते हैं फास्फोरस के बारे में। किसके बारे में? दूसरे तत्व फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस पंखा चला सकते हो, चला लो अगर किसी का मर्जी हो तो। ठीक, फास्फोरस का सिंबल अगर देखा जाए तो पी होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन एक एकलौता गैस था पूरे मतलब कि 15 ग्रुप में, बाकी सब का सब क्या मिलेगा? ठोस मिलेगा। यानी फास्फोरस कैसा होगा? ठोस की गैस, ठोस होगा। पहले बात क्लियर है? ठीक, तो फास्फोरस का अगर परमाणु संख्या की बात करें, 15। हाँ परमाणु संख्या है इसका 15। इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बात करें हम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बात करें तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 3 15 हो गया। लिखना कैसे ये बात क्लियर है कि नहीं? उधराना मत इसमें, क्योंकि क्लास आगे बढ़ चुका है, तब पीछे की बात नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे लिखते हैं, वो सब बात बीच में समझाना ठीक नहीं है। ठीक, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखें तो इसका ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास। ठीक है, अब ये मिलता है किस रूप में? तो मिलता है मतलब देखो, नाइट्रोजन मिलता है डायमर रूप में, यानी नाइट्रोजन का हमेशा कितना अणु मिलेगा? 2। फास्फोरस मिलता है हमेशा 4 अणु के साथ में। ठीक है, टेट्रा मतलब मोलिकुलर होता है ये। ठीक है, तो अगर बोलें कि उपस्थिति इसका कैसा है, उपस्थिति इसका कैसा है, तो P4 रूप में मिलता है। चतुर्थ आणविक है ये। क्या है? चतुर्थ आणविक, यानी कि 4 अणु एक साथ में मिलेगा, चतुर्थ आणविक। तो अगर पूछ दे कि ग्रुप 15 में द्वि आणविक कौन है, तो बोलेंगे नाइट्रोजन। चतुर्थ आणविक कौन है, तो बोलेंगे इसके बारे में, फास्फोरस के बारे में। और ये होता है व्हाइट कलर में। किस कलर में होता है? व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर में। बात क्लियर है? यानी कि ये श्वेत कलर में मिलता है, श्वेत कलर में मिलता है। और इसका आकार अति, इसको मतलब कि काइट शेप में बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? काइट शेप, मतलब पतंग के आकार का होता है। किस आकार का होता है? पतंग के आकार का। तो अगर हम व्हाइट फास्फोरस को बताएं तो हमेशा फास्फोरस किस रूप में मिलता है? व्हाइट। लेकिन इसका और भी फास्फोरस है, बैगनी फास्फोरस भी है, रेड फास्फोरस भी है, ब्लैक फास्फोरस भी है। उसके वो सब आर्टिफिशियली बनाया जाता है इसको हीट करने के बाद। ठीक, वो सब बाद में बनाया जाता है, लेकिन रियल में जो मिलता है नेचुरल, हाँ, तो व्हाइट फास्फोरस नेचुरल होता है। कैसा होता है? नेचुरल, यानी इसको बनाना नहीं पड़ता है, ऐसा मिलता है। तो बनाना पड़ता है ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस। ठीक, वो सब पढ़ाएंगे आगे। तो बात क्लियर हुआ? फास्फोरस मतलब कैसा आणविक होता है? चतुर्थ आणविक। ये मिलेगा किस कलर में मिलेगा? व्हाइट कलर में। और यही होता है नेचुरल, यानी प्राकृतिक, ऐसा ही मिलता है नेचर में। अगर हम खोजने जाए ब्लैक फास्फोरस मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो ब्लैक फास्फोरस बनाया जाता है, ना कि मिलता है।
ठीक, तो इसका काइट शेप होता है, किस शेप का होता है ये? काइट शेप। तो काइट शेप इस टाइप का, देख लो इस टाइप का मिलता है फास्फोरस। ठीक, इसके ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है, लोन पेयर। ठीक, तो लॉन पेयर कहां से लाए हैं वो सब क्लास 11 का टॉपिक है। तो लॉन पेयर देखो, इसका हाइब्रिडेशन बता सकते हो क्या? हाइब्रिडेशन किसी को याद है? ठीक है, तो देखो स्टेरिक नंबर निकालते हैं, क्या निकालते हैं? 3 बॉन्ड, 1 2 और ये 3 बॉन्ड हुआ, प्लस एक लॉन पेयर, एक लॉन पेयर 4 अगर आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या बोल देंगे? sp3। मालूम है कि नहीं हाइब्रिडेशन? एस्टेरिक नंबर 2 तो sp हाइब्रिडेशन, अगर 3 तो sp2, 4 तो sp3, 5 तो sp3d, ठीक, और 6 तो sp3d2, ऐसे बताया है। वही चीज है यहाँ हाइब्रिडेशन। तो कैसे निकाले हाइब्रिडेशन हम? स्टेरिक नंबर जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? स्टेरिक नंबर। अगर स्टेरिक नंबर 2 होता है तो बोलते हैं उसको क्या चीज? sp, यानी एक s और दूसरा p ऑर्बिटल होगा। अगर 3 स्टेरिक नंबर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो sp2। अगर 4 आता है sp3, 5 आता है तो sp3d, ठीक, 6 आता है तो sp3d2, अगर 7 आता है तो sp3d3। और एस्टेरिक नंबर निकालते कैसे हैं? लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। एक लॉन पेयर इसको गिनते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर के कितने लॉन पेयर? तो बॉन्ड 1 2 और ये 3, ठीक, तो 3 बॉन्ड 1 2 और ये 3 बॉन्ड और एक लॉन पेयर, यानी 3 मतलब बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4। तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा इसका? sp3। बात क्लियर है? हाइब्रिडेशन पूछा जाता है एग्जाम में, अमोनिया का क्या हाइब्रिडेशन है, मीथेन का क्या हाइब्रिडेशन है, तो हाइब्रिडेशन पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए हाइब्रिडेशन याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि यार नॉर्मल क्लास थोड़ी चलेगा। पी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो स्पेशली पढ़ने के लिए दिया है, तो इसको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्या चीज? स्टेरिक नंबर, लॉन पेयर इसको बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिला करके इसको बोलते हैं लॉन पेयर, ऐसे बनाते हैं। नहीं, सब में है, वही तो बोल रहे हैं सब में, लेकिन हम किसी देखो एक ही की बात करेंगे। मतलब हाइब्रिडेशन किसका बताया जाता है ये भी जानना जरूरी है। हाइब्रिडेशन तुम लोग को बताएं क्लास 11 में, बहुत दिनों तक चला था वो क्लास। हाइब्रिडेशन हमेशा सेंट्रल एटम का बताया जाता है, ना कि कोर एटम का। तो ये जो सेंटर में होता है उसी को हम लोग हाइब्रिडेशन बताते हैं, बाकी किनारे वाला बताते हैं नहीं। वो भी सेंटर में है ना? सेंटर में है, लेकिन ऐसा ऐसा ढेर सारा, अभी बात आगे करते हैं हम, ठीक, समझ में आएगा आगे। ये सब बहुत पीछे का क्लास है, 11th में डिटेल में पढ़ाते हैं, यहाँ पर थोड़ा जल्दी बढ़ना होता है आगे। चलो आगे बात करते हैं फास्फोरस का। रुकने वाला बात तुम क्यों करते हो? हमको रोको मत। तो एलोट्रॉप का बात करते हैं। अप्रूप, जैसे नाइट्रोजन का 2 अप्रूप था, N7 और क्या वाला 7 और 14 वाला 7 15 वाला, तो इसका भी 3 अप्रूप है। तो एक है व्हाइट फास्फोरस, क्या है? व्हाइट फास्फोरस, एक है रेड फास्फोरस, 3 अप्रूप है इसका। कितना है? रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस बैगनी भी होता है, लेकिन अभी नहीं लिख रहे हैं उसका, 3 ही मतलब यहाँ पर दिया हुआ कॉन्सेप्ट में। जो मतलब कि दूसरा किताब देखेंगे RS सिन्हा वाला, ये तो उसका किताब देखेंगे तो उसमें 4 दिया रहता है, लेकिन हम लोग NCERT को फॉलो करते हैं तो फिर इसमें 3 ही बताना है, ठीक। तो ये होता है नेचुरल, ये कैसा होता है? नेचुरल यानी प्राकृतिक होता है। कैसा होता है ये? प्राकृतिक। ये सब होता है ह्यूमन मेड या तो मैन मेड। क्या होता है? मानव का बनाया हुआ, समझे? पागल आदमी नहीं बोलेंगे, आदमी पागल नहीं बोलेंगे, ठीक। इसको मैन मेड बोलते हैं। आर्टिफिशियली बनाया जाता है इसको। क्या बनाया जाता है? आर्टिफिशियली, लेबोरेटरी में। ये तो मतलब कि मानव का बनाया हुआ, ठीक है, मानव का बनाया। बात क्लियर हो गया? कृत्रिम। तो अगर हम बात करें कि कौन नेचर में मिलेगा खुद ब खुद, तो व्हाइट फास्फोरस मिलेगा आर्टिफिशियली, ARTI, ओ ARTI, चलो ठीक है, आर्टिफिशियली। अरे ध्यान नहीं दिए कैसे लिख रहे हैं। तो अप्रूफ क्लियर हुआ, यानी कि नाइट्रोजन का 2 अप्रूफ था, अब फास्फोरस का कितना अप्रूफ है? यहाँ पर 3 अप्रूफ है।
यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे पढ़ाएंगे डिटेल में, कि लाल फास्फोरस और काले फास्फोरस में क्या अंतर है, या तो श्वेत फास्फोरस और रेड फास्फोरस में क्या अंतर है। ठीक, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में। अभी छोटा छोटा बात हो रहा है कि मिलते कहाँ, केवल ये जानना है, और किस रूप में मिलते हैं ये जानना है। बात क्लियर हो गया, मिटा दें। लो तुम तो नहीं, तुम बैठ ले रहो, तुम नहीं, तुम बैठ ले रहो, हम भी खड़े रहते हैं यहाँ पर। गजब करता है। चलो बात करें आगे का, लिख लिया ना सब लोग। चलो अब इसका एंगल स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि इसका काइट शेप है, कैसा शेप है, काइट शेप है, फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस। ठीक, तो पहली चीज हाइब्रिडेशन sp3, ये मालूम हो चुका है, हाइब्रिडेशन sp3। अगली चीज ये है, इसके बीच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। क्या होता है, अगर पूछ दे फास्फोरस का एंगल स्ट्रेन कितना होता है, क्या बताएंगे, 60 डिग्री। ठीक, तो इसके बीच का एंगल स्ट्रेन है 60 डिग्री का। ठीक है, और ये जो व्हाइट फास्फोरस, ये तो हम क्या बनाए, व्हाइट ना बनाया है, व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस बहुत ज्यादा अभिक्रिया करता है, यानी कि थोड़ा सा ऑक्सीजन देगा कि भिड़ गया अभिक्रिया करने। तो नाइट्रोजन अभिक्रिया नहीं करता जल्दी, लेकिन फास्फोरस बड़ी तगड़ा रिएक्शन करता है। ठीक है, तो फास्फोरस लिखते हैं, फास्फोरस यानी P, हाँ लिखो ना, लिखो ना, वायु में उपस्थित, बनाओ ना, उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। ठीक, और इस घटना को बोलते हैं फास्फोरेंस। यह घटना फास्फोरेंस कहलाती है, फास्फोरेंस कहलाती है। यानी फास्फोरस जो होता है ऑक्सीजन के साथ बड़ी तेजी से रिएक्शन करता है, और यह घटना क्या कहलाता है, फास्फोरेंस। क्या कहलाता है, फास्फोरेंस। तो P4O10 बनाता है। हाँ, फास्फोरस P4O10 बनाता है। बैलेंस कर सकते हो, इन्हें बोलना कि 10 कैसे हो गया। ठीक, तो मतलब फास्फोरस जो है बड़ी तेजी से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में, अब बनाता है P4O10। ठीक है, ऐसे P2O5 बनाता है, लेकिन वो डबल डबल रहता है, इस वजह से हम P4O10 लिखते हैं। क्या बोले, फास्फोरस का ये हो गया एंगल स्ट्रेन, और फास्फोरस अगर हवा से रिएक्शन करता है वो फास्फोरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, अगर हम पूछ ले फास्फोरेंस से आप क्या समझते हैं, यानी फास्फोरस अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, यही फास्फोरेंस है। और वो चिंगारी तरह जलते रहेगा, जब रिएक्शन करेगा ना चिंगारी की तरह जलेगा। माचिस के तिल्ली में इसको बनाने में यूज करते हैं, और माचिस जो घसते हैं उसमें भी यूज करते हैं, बनाने में करते हैं कि ना फास्फोरस का यूज। माचिस का जो तिल्ली देखते हैं जलाते हैं, वो ऑक्सीजन से मतलब घर्षण होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और जल जाता है आग। ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में है ही, नहीं समझते बात को। हम लोग जो माचिस का तिल्ली जलाते हैं उसको ऑक्सीजन मिला, घर्षण मिला, घर्षण के कांटेक्ट से उसको हीट मिला, वो जल दिया। तो जलने, यही जल रहा है, ये क्या हो रहा है, जल रहा है। तो जलने को बोलते हैं फास्फोरेंस। क्या बोलते हैं, फास्फोरेंस। बात क्लियर हुआ। अगर फास्फोरस ऑक्सीजन में जल रहा है तो क्या कहेंगे उसको, फास्फोरेंस। और इस वजह से हम लोग के हड्डी में भी फास्फोरस पाया जाता है, और हड्डी में जो फास्फोरस मिलता है किसी व्यक्ति को जलाने के बाद हड्डी चिंगारी के साथ जलता है वो। ठीक, तो यही सब रीजन है उसका फास्फोरेंस का। चलो आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ से। फास्फोरेंस समझ गया सब लोग, लिखो आगे। फास्फोरस बहुत से खनिजों में भी मिलते हैं। फास्फोरस बहुत से खनिजों यानी मिनरल्स में भी मिलते हैं। तो मिलते हैं, बहुत सारे खनिजों मिलते हैं, बहुत सारे खनिजों मिलते हैं। उसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो हम इसको बोल देते हैं, तो इसको एक नाम दिया जाता है, तो एपेटाइट फैमिली बोलते हैं। ठीक है, एपेटाइट फैमिली अभी बताते हैं इसके बारे में, फैमिली के रूप में पाए जाते हैं। एपेटाइट फैमिली किसको बोलते हैं बताते हैं, Ca, ठीक है,
CaF2 भी आता है और इसमें बहुत लंबा फॉर्मूला है Ca9, ठीक है, PO4 होल 6 CaX2। अब बताते हैं इसके बारे में। इसको बोलते हैं एपेटाइट फैमिली। क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, Ca9 है, एपेटाइट फैमिली इसको बोलते हैं। हाँ, फास्फोरस के बारे में बता रहे हैं। फास्फोरस कहाँ मिलता है? बहुत सारे खनिज में मिलता है, ठीक, बहुत सारे खनिज में, हम लोग के हड्डी में भी मिलता है, ठीक। तो हम लोग के Cax2 है, Ca9 PO4 होल 6 Cax2, जहां X का मतलब क्या होता है? Cl भी होता है, ठीक, और F भी होता है और OH भी होता है। यहाँ पर जो X लेना है, बताते हैं सबका नाम, मतलब यहाँ पर हम उसका हेलोजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक OH भी यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, ठीक। तो हम इसका 3 फॉर्मूला लिखते हैं, अभी ध्यान से देखना। एपेटाइट का मतलब समझना। एपेटाइट, हाँ, मतलब देखो हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल ये कहाँ कहाँ मिल सकता है? तो नेचर में कई सारे खनिज में मिलता है, इस खनिज का ही नाम बताने जा रहे हैं हम। तो पेड़ पौधा में मिलता है फास्फोरस, वो सब मिलता है, अभी हम उतना बात नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट भागना चाहते हैं। देख लो यहाँ पे, अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें, एपेटाइट वाला एग्जाम्पल, तो Ca9, ठीक है, PO4 होल 6 इंटू Ca, अगर X2 के जगह पर Cl2 लिख सकते हैं हम, इस X के जगह पर क्या लेंगे पहले? Cl, तो Cl2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोरो एपेटाइट। क्या बोलते हैं? क्लोरो एपेटाइट। क्लोरीन के वजह से जो एपेटाइट बन रहा है वो बोलते हैं क्लोरो एपेटाइट। क्लोरो एपेटाइट, क्लोरो एपेटाइट। अगर हम बोल दें कि Ca9 PO4 होल 6 Ca, मतलब X2 के जगह पर अगर F2 ले ले हम, क्या ले ले? F2, इसको बोलते हैं फ्लोरो एपेटाइट। क्या बोलते हैं? फ्लोरो एपेटाइट। लिखो फ्लोरो एपेटाइट। और अगली चीज Ca9 PO4 होल 6 Ca, अगर हम बोलते हैं OH होल 2, तो इसको बोलते हैं हाइड्रो एपेटाइट। एपेटाइट, तो एपेटाइट फैमिली इसी को बोलते हैं हम लोग। आप तुरंत लिख देते हैं। कहाँ इतना स्लो स्लो लिखते हैं, डट गधा करता है। हम तो स्लो मोशन में चलते हैं ना, तब देखो छोटू जानता है हमको, लेकिन पिछवा कैसे जाता है तुम फिर? एपेटाइट फैमिली, तो एपेटाइट फैमिली में एक बार क्लोरो एपेटाइट, एक बार फ्लोरो एपेटाइट, एक बार बोलते हैं हाइड्रो एपेटाइट। यानी अगर Cl2 होगा तो क्लोरो एपेटाइट, अगर F2 होगा तो फ्लोरो एपेटाइट, अगर बोलेंगे OH होल 2 है तो फिर इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रो एपेटाइट। बात क्लियर हुआ? तो इसका 3 एपेटाइट फैमिली चलता है। ये हो गया अगर फास्फोरस के बारे में बात करें और भी देख लो, लिखो अभी और इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल लिखाएंगे। लिखो फास्फोरस, नहीं लिखा है, हम तो मिटे हुए करेंगे। करता क्या है? फास्फोरस सभी प्राणियों एवं पौधों में, सभी प्राणियों एवं पौधों में आवश्यक घटक, ठीक है, आवश्यक घटक है। आवश्यक घटक है, एकदम बोलते हैं जरूरी, अत्यंत आवश्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अत्यंत आवश्यक। तो अगर पौधों प्राणी में नहीं है, हम लोग को पता है डीएनए में फास्फेट शर्करा ग्रुप होता है कि नहीं, तो हम लोग के डीएनए का जो स्ट्रक्चर हुआ फास्फेट है कि नहीं, उसमें फास्फोरस है कि नहीं। तो हम लोग के बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में, डीएनए बनाने में, अनुवांशिक पदार्थों को बनाने में इसका सम्मिलित रूप है कि नहीं। तो मतलब फास्फोरस कहाँ कहाँ मिल सकता है? हम लोग के डीएनए भी मिल सकता है। जो बायोलॉजी पढ़ेगा उसको बेहतर समझेगा, ठीक। तो फास्फेट, जो बायोलॉजी पढ़ा हुआ है उसका समझ में आएगा। तो हम लोग जो डीएनए पढ़ते हैं उसमें फास्फेट पेंटोस शर्करा ग्रुप आता है, तो वो फास्फेट यही चीज है। तो तभी तो हम बोल रहे हैं कि प्राणियों में मिलता है।
एक एसेंशियल घटक है। अगर फास्फोरस निकाल दे बॉडी से, हम लोग का बॉडी किसी काम का नहीं रहेगा फिर। अब यही सब हमको भागना पड़ेगा कहीं, तो ये सब काट के चेक करेगा हमको क्या रे। ठीक है, लिखेंगे यह जीवित कोशिकाओं, यह जीवित कोशिकाओं और प्राणियों की हड्डी में भी पाए जाते हैं, और प्राणियों की हड्डी में भी पाए जाते हैं, प्राणियों की हड्डी में भी पाए जाते हैं, प्राणियों की हड्डी में भी पाए जाते हैं। और लिखते हैं, एक बात और लिखेंगे जल्दी से, लिखो फास्फोरस, फास्फोरस दूध एवं अंडे में, दूध एवं अंडे में फास्फोप्रोटीन के रूप में, फास्फोप्रोटीन के रूप में मिलते हैं। यानी हम लोग जो दूध अंडा खाते हैं उनमें भी प्रोटीन के रूप में फास्फेट पाया जाता है, तो फास्फोप्रोटीन उसको बोल रहे हैं कि हम लोग जो दूध अंडा खाते हैं, हड्डी हम लोग का जो है उसमें भी फास्फेट है। हाँ, फास्फोप्रोटीन, फास्फोरस, फास्फोरस जो है दूध अंडे में भी मिलता है। तो हम लोग को एक बात समझ में आ गया, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मिल सकता है, फास्फोरस कहाँ कहाँ मिल सकता है। अब बात करते हैं इसका अगला एलिमेंट के बारे में। ठीक है, इसका अगला एलिमेंट कौन था, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, यही सब था ना, बिस्मथ। अब वो तीनों के बारे में बात करते हैं। आर्सेनिक तीसरा के बारे में बात कर रहे हैं। तो तुम लोग को नाइट्रोजन क्लियर हो गया कहाँ कहाँ मिलेगा, फास्फोरस क्लियर हो गया कहाँ कहाँ मिल सकता है। अब किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, आर्सेनिक, AS बोलते हैं। ठीक है, एंटीमनी, ये तीनों के एक ही साथ लिखाए जाएंगे, और बिस्मथ। हाँ, बहुत लंबा हो गया पहले ये पढ़ाते पढ़ाते, कहाँ मिलता है यही चीज जानते जानते देर हो गया। ठीक, एक ही क्वेश्चन देख रहा है, चलते रहेगा अभी एक ही क्वेश्चन, ये बहुत छोटा लिखाएंगे। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, लिखो इसके बारे में। यह सल्फाइड एस में, यह क्वेश्चन है ये सल्फाइड एस या खनिज के रूप में मिलते हैं, के रूप में मिलते हैं। तो देखो सल्फाइड एस है, वहां पर तुम लोग पढ़ते होगी SiO2, Sb, बिस्मथ, ये सब गंदगी के रूप में मिलता है, गैंग के साथ में मिलता है कि नहीं। तो ये सब गैंग के साथ में मिलता है, किसके साथ मिलता है, क्या चीज, यह सल्फाइड, चलो लिख देते हैं बढ़िया से। ठीक, यह सल्फाइड एस या खनिज के रूप में मिलते हैं। ये तीनों का तीनों ऐसे नहीं होता है। सल्फाइड एस जितना भी धातु होता है निकालने जाते हैं हम लोग, धातु निकालने के लिए सिखा रहे थे, उसमें गंदगी के रूप में ये सब बीच बीच में आ जाता है। ठीक, तो उसमें ये सब खनिज के रूप में, एस के रूप में मिलता है। अभी इसके बारे में बात नहीं होगा। चौथे बारे में बात करते हैं, मोस्कोबियम, लिखो तो मोस्कोबियम, मोस्कोबियम लिखो तो। इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। पहले इसके बारे में किताब में जानकारी नहीं दिया था, इसके बारे में हल्का जानकारी दे दिया है किताब में आपको। हाँ, क्या चीज, हाँ खनिज मिलेगा, बॉडी का एसेंशियल पार्ट नहीं है। हाँ, बड़ी जल्दी ना, बचना चाहता है, अलग से गंगाल के लिखा थे क्या थोड़ा और रिसर्च करते तो उसके बारे में भी लिखा देते। बड़ी जल्दी से रिसर्च किए, जल्दी जल्दी खोजना पड़ा हमको बहुत सारा जगह पे, तब फिर उतना खोज के लाए पढ़ाने के लिए। मोस्कोबियम के बारे में सुनो, तो इसका परमाणु संख्या होता है 115। लिखो, यह रेडियो एक्टिव तत्व है, यह रेडियो एक्टिव तत्व है, यह रेडियो एक्टिव तत्व है। लिखो जल्दी से, अरे सुनो ध्यान से और लिखो भी। ठीक है, लिखो, इसका जीवन काल बहुत कम होता है।
इसका जीवन काल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, यानी कि दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पेन, शॉर्ट लाइफ स्पेन, बहुत कम जीवन। हमको पता है रेडियो एक्टिव बदलता रहता है हमेशा, तो ये बदल जाता है कुछ ही क्षणों में, इसीलिए शॉर्ट लाइफ स्पेन, बहुत कम जीवन है इसका। हाँ, और हाँ लाइफ स्पेन, स्पेन मतलब होता है जीवन अवधि। हाँ, यह बहुत कम मात्रा में मिलता है, यह बहुत कम मात्रा में, हाँ AN कम मात्रा में मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है। तो मतलब कि दैट क्या बोलते हैं, दैट एलिमेंट आर फाउंड इन वेरी लिटिल अमाउंट, यानी कि बहुत कम मात्रा में मिलता है। क्या बोलते हैं, वेरी लिटिल अमाउंट, तो बहुत कम मात्रा में मिलता है, तो वेरी लिटिल अमाउंट बोल सकते हैं उसको, ठीक। और ये हमेशा रिएक्शन करता रहता है, और ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तो लिख दिए। ये हो गया कहाँ मिलता है, बात क्वेश्चन खत्म हो गया ये, ठीक। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो हम लोग को बात करना था कि ग्रुप 15 का तत्व, नाना पापा असलम सब बीमार, इसके बारे में बात करना था, मॉस्कोवियम के बारे में। एक ये गैस था, बाकी सब ठोस था, ठीक। और ये डाइमर फॉर्म में मिलता है, ये किस फॉर्म में मिलता है, पी फॉर्म में, ठीक। ये सब बता दें। तो ये सब कहाँ कहाँ मिलता है, नाइट्रोजन मतलब हवा में इतना %, वो सब क्या चीज कहाँ बोलता है, लिटिल अमाउंट। तुम जानो तुम्हारा कहाँ जानो। बोलता है क्वेश्चन लिखो एक, हाँ थोड़ा सा और स्पीड में मिटाइएगा, मैं कोई नहीं लिख पाएगा, आप ही लिख दिएगा, आप ही बता दीजिएगा। हाँ सही वाला। तो क्वेश्चन ये है कि अब इसका गुण स्टडी करेंगे, मतलब अभी तो केवल ये देख रहे थे कि मिलता कहाँ है, फिर मतलब इसका गुण जानेंगे कि इसका क्या क्या खासियत है। समझे बात को, लिखो ग्रुप 15 के तत्वों के भौतिक गुण लिखे, भौतिक गुण, क्योंकि इसका कई सारा गुण है। हम लोग पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, भौतिक गुण, तब फिर इसका रासायनिक गुण भी पढ़ेंगे। लिख लो भौतिक गुण लिखें। हाँ क्या चीज, पूरा हो जाएगा। आज नहीं हो पाएगा, ग्रुप 15 ही नहीं पढ़ पाएंगे आज, कैसे सल्ले पढ़ेंगे ग्रुप 15 को पढ़ाने आते, ग्रुप क्या चीज, ग्रुप 15 लग जाएगा 5 दिन पढ़ाने में। तो भैया कह देंगे शुरू से पढ़ाने के लिए, हम लगातार पढ़ा देंगे, ठीक। लेकिन मतलब भैया गजब आदमी है। ग्रुप 15 ग्रुप और क्वेश्चन लिख रहे हैं, मिटा दें। ग्रुप 15 के तत्वों का भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं हम। इन ऊपर से देख लेंगे क्या क्या गुण है, अंदर से नहीं कि केमिकल ये रिएक्शन होगा वो रिएक्शन, कुछ बात नहीं करेंगे। ऊपर से देखेंगे कैसा कैसा गुण है उसका खासियत। तो फिजिकल गुण ऐसा ही गुण होता है जो हम ऊपर से देख सकते हैं, बात समझे। अब केमिकल गुण मतलब लेबोरेटरी में जाके बोलेंगे ऑक्सीजन के साथ लड़ाओ, हाइड्रोजन के साथ लड़ाओ, हाइड्रोजन के साथ लड़ाओ, तो वो केमिकल रिएक्शन होता है, तो वहाँ केमिकल गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर फिजिकल गुण का बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करेंगे। चलो लिखो लिखो इसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी बोल सकते हैं शॉर्ट में। क्या बोल सकते हैं, ईसी, इलेक्ट्रॉन विन्यास हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर हम बात करें कि ग्रुप 15 के इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होते हैं, सीधा बोलेंगे NS2 NP3। नहीं मालूम ये कहां से ला रहे हैं, अभी बता चल जाएगा। ये और ये N, ये दोनों कोई नंबर है और ये नंबर सेम होगा। क्या होगा, सेम। कैसे होगा सेम, बताते हैं अभी। जैसे हम इसके बारे में बात करते हैं, नाना पापा असलम सब बीमार, ठीक। इसके बारे में बात करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन के साथ, इसका 15, इसका 31,
33, इसका 51, इसका 83, यही ना है। तो सबका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे ध्यान से, 1s2 2s2 2p3 आएगा। तो देख लो लास्ट में कैसा आ रहा है, लास्ट में देख लो कैसा आ रहा है। ये दोनों नंबर सेम सेम आ रहा है क्या? तो ये दोनों नंबर क्या आएगा? सेम सेम आएगा। और s पर हाईएस्ट 2 और p पर हाईएस्ट ऐसा रहेगा। इसमें भी देख लो तुम, बकवास मत करो बीच में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अच्छा 3p3 तक जाएगा। तो देख लो लास्ट में कहां तक जा रहा है। ये दोनों नंबर सेम सेम है क्या? और s पर 2p पे 3। तुम आगे लिखो तो मतलब कि पहले 2s आ रहा था, फिर 3s आ रहा था, अब आगे लिखोगे तो आएगा 4s2 और 4p3। तुम लिख के देख सकते हो इलेक्ट्रॉन विन्यास। लास्ट में आएगा 5s2 और 5p3, लास्ट में आएगा इसका 6s2 और 6p3। बात समझे? अरेंजमेंट क्या है इलेक्ट्रॉन, तुम डिटेल में लिख सकते हो, जानते हैं हम, लेकिन तुम समझना, तुमको केवल समझना यह है कि इसका रियल इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लिख सकते हैं हम। तो ns2 और np3, तुम इस ग्रुप का पूरा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो, यही चीज मिलेगा लास्ट में। यही चीज मिल रहा है लास्ट में, मिल रहा है लास्ट में, ठीक। तो यहाँ पर आ रहा था 2s2 2p3, यहाँ पर आएगा 3s2 3p3, और यहाँ पर आएगा 4s2 4p3, और यहाँ पर आएगा 5s2 5p3। क्या चीज मिटा दें? इतना तुम भी लगता है 7G में चला गया क्या रे? हम तो 4G में अभी घूम रहे हैं, तुम लोग लगता है 1G पार कर गया तुझे। हाँ लिखना है, नहीं लिखना है तो हम तो ये समझाना चाहते हैं कि इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा। ठीक, लिखो लिखो ना, मिटाएंगे नहीं फिर। तुम लोग लूट लिया हमको, लेकिन आधा पे मतलब मिटाइए पूरा भुकाता है ना, भुकाने में मन लगता है तुम लोग को। हमको भी मन लगता है भुगने में। हाँ आप नहीं जाएंगे उधर, तुम इलेक्ट्रॉनिक्स लिखो खुद से। एक दिन में खत्म नहीं हो पाएगा, एक दिन में पूरा ग्रुप ही नहीं पढ़ा सकते, 15 ग्रुप तो नहीं पढ़ा सकते। अभी तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते पढ़ते सब लोग रोने लगेगा। पहला गुण क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आएगा? ns2 np3 क्या आएगा? निकालते जाओ, सबका यही चीज आएगा। ठीक, दूसरा क्या? दूसरा फिजिकल गुण लिखेंगे, गजब इंसान है। अब मिटा लेते हैं, तुम खुद लिख लो ना, इतना जो समझ गया तो लिख लेगा। सर ये बोल रहा है छोटू भी। तो जिसको नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक्स लिखो ना, खुद आएगा। तो लास्ट में चलते चलते यही चीज मिलेगा। उसके लिए चिंता करने की बात नहीं कि छूट गया मेरा, तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाया गया लिखने के लिए, उसको तुम लिखते जाओ, लास्ट में यही मिलेगा। उसमें कोई नहीं कि सर जी लिखेगा तब ये लिख पाएंगे, तो अपने मन से लिख लेना। ठीक, तो दूसरा गुण लिखो था ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीकरण अवस्था, ओएस बोलेंगे शॉर्ट में। लिखो लिखो ऑक्सीकरण अवस्था। तो अगर हम बोले ग्रुप 15 का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर हम कहें नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर चलें, हाँ नहीं 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 3D इधर, मतलब कि उसको अरेंज करेंगे तो अंदर चल जाएगा। वो अरेंज करके सजा के लिखते हैं ना, तुम पहले उसका पूरा लिख के देखो, लास्ट में यही मिलेगा। तो 3D जो आएगा ना, 3 सेल को अलग करेंगे तो 4s2 दिखेगा, 4p6 दिखेगा, 3 दिखेगा। तुम पूरा लिख के देखिए, देखो 3D तो इधर लिखेंगे 3 के साथ में ना, जैसे पहला हो गया, दूसरा अपने साथ हो गया, उससे मतलब नहीं है, ये सजावट है लिखने का। लेकिन इसको इधर करके हम केवल 4 का अक्षर देखो ना, तुम 4 का अक्षर देखो, तीसरा तो अंदर चला गया ना,
कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कक्षा भीतर होता है, चौथा बाहर होता है। तो चौथा में देखो 4s2 और 4p3 मिला है ना। चौथा को देखो तुम, तीसरा को मत देखो। चलो ध्यान से सुनो। तो नाइट्रोजन से लेकर अगर यहां तक देखा जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3 से +5 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या चीज? -3 से +5 तक होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये नंबर याद करना पड़ेगा, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन -3 रूप में मिलता है, फास्फोरस भी -3 रूप में मिलता है। इसको बोलते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट, हाँ, ये तो नाइट्राइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं फास्फाइड। नाइट्राइड और फास्फाइड लिख लो। तो 2 रूप में मिलता है और इसका क्या काम होना है अभी जस्ट समझा देते हैं इसका काम। सर जी आप अभी तक बताया नहीं। अरे पागल, देखो -3 से +5 तक होता है ऑक्सीकरण अवस्था। इसको समझाना है, मिटा दे तुरंत। गजब आदमी है ये। फास्फाइड, नाइट्राइड, इसको बोलते हैं फास्फाइड। नाइट्राइड और फास्फाइड, ठीक। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मीनिंग होता है, ये कहाँ काम आएगा अभी बताना है, ठीक। तो -3 से +5 तक होता है। इसका और भी एग्जांपल लिख देते हैं हम। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ाएंगे। चलो सुनो ध्यान से। पहले ये नंबर कैसे निकाला जाता है क्लास 11 में पढ़ाए हैं, ठीक है। ये नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं क्लास 11 में पढ़ाए हैं। तुम लोग पहले का कॉपी देखेंगे ना, तो जो मतलब कि पढ़ाए थे पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें मिल जाएगा। अरे इतना पढ़ा दिए थे 11th में कि उसका पूरा चीज उठ के यहाँ आ जाएगा, तब भी बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक। तो देखो, तो इसका NH3 बनता है। यहाँ पर नाइट्रोजन +3 क्या बोलते हैं, 3 स्टेट में है। कैसा स्टेट में है? -3 स्टेट में। तो यहाँ पर देखो PH3 बनता है। यहाँ पर फास्फोरस 3 स्टेट में है। किस स्टेट में है? 3 स्टेट में। हाँ +3 लिखेंगे। +3 भी होता है, इसके बीच लाया करता है ना। अरे फार्मूला है अमोनिया फॉस्फेन, ठीक है। NCl3 PCl3 PCl5, हाँ ये स्टेट जो लिखे हैं निकाला जाता है। हाइड्रोजन का जैसे कि -1 हुआ तो इसका निकालना है, जैसे कि नाइट्रोजन का निकालना है। हाइड्रोजन का होता है -1, ठीक है, -1 और गुना कितना 3 बराबर 0। तो देखो प्लस लिखते हैं यहाँ पर, तो ये 3 गुना होगा ना, तो ये 3 यहाँ गुना कर देते हैं। ये जो 3 नंबर है ना यहाँ गुना करते हैं, -3 उधर जाएगा तो +3। तो यही नंबर यहाँ निकाल के लाए हैं +3। वो निकालने के लिए सिखा देंगे, अगर नहीं जानते तो अलग से सिखाएंगे उसको, अभी नहीं बताएंगे उसके बारे में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होता है। अगर हम बोले नाइट्रोजन यहाँ +3 स्टेट में है, फास्फोरस यहाँ पर अगर 5 के साथ जुड़ा है तो +5 स्टेट में है, अगर 3 के साथ जुड़ा है तो यहाँ +3 स्टेट में है। तो स्टेट का गिनती कर ले यहाँ पर कि कौन किस स्टेट में है। तो इसका रीजन ये भी। और एक चीज यहाँ पर देख लो तुम लोग, यहाँ पर NCl3 लिखे हैं, PCl3 लिखे हैं, PSL5 लिखे हैं, लेकिन NCl5 तो नहीं लिखे हैं। NCl5 बनवे नहीं करता है, NCl5 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता आगे बताते हैं। अभी जस्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हम क्या लिख दिए कि PCl5 बन रहा है, लेकिन NCl5 क्यों नहीं बन रहा है, ये बात समझाएंगे कैसे नहीं बनता है। NCl3 बनता है, PCl3 बनता है, PCl5 बनता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता है। चलो एक क्वेश्चन लिखाते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल था ये, एक क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ, PCl5 बनता है जबकि NCl5 नहीं। क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है। बिल्कुल राइट। अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन देखें तो 1s2 2s2 2p6 2p3 हो गया। उसके बाद क्या आता? 3s कुछ आता ना 3s। उसके बाद आता क्या चीज? 3s के बाद 3p आता, फिर आता 4s, तब आता 3d। ऐसा आता ना। तो d कक्षक बड़ी दूर पड़ जाता है, यानी कि d कक्षक है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ही नहीं, तो d कक्षक कहां से आएगा?
तो नाइट्रोजन के पास डी कक्षक नहीं है, इसीलिए वो बॉन्ड को एक्सपेंड नहीं कर पाता है, यानी कि ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। ये चीज लिखेंगे इसका आंसर। तो आंसर लिखो क्या चीज, ये हम बता दिए एक्सप्लेन के लिए कि यहाँ पर डी कक्षक देखो खाली है कि नहीं, है ही नहीं। उतार लिया सब, एकदम नहीं छोड़ेगा याद, सब छापिए लेगा वो। लिखो, भाषा बोलते हैं नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, खाली नहीं है, यह तो नहीं होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है, लिख दें क्या, सबसे आसान कर देंगे, नहीं होता है। तो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसके कारण यह NCl5 नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है। अभी छोटा सा कारण बता दिए, केमिकल बॉन्डिंग में इसका बड़ा सा कारण बताया गया था। सीधा सीधा बात बोल देंगे, डी कक्षक नहीं है। अगर डी ऑर्बिटल होता तो उसके पास एक्सपेंडेशन मतलब ज्यादा होता, ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो पाता, लेकिन अभी ज्यादा लोगों के पास कनेक्ट होने का क्षमता नहीं है इसके पास। तो किस वजह से, डी कक्षक नहीं है, इस वजह से। बाकी फास्फोरस सबके पास में डी कक्षक खाली रहता है आगे, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके डी में भेज सकता है और बाउंड को बढ़ा सकता है। तो फास्फोरस अकेले 6 से 5 से जुड़ सकता है। ठीक है, लिखो, लिखा ये क्वेश्चन। हाँ, ये जो बताया अभी डी कक्षक वाला, देखो इलेक्ट्रॉन विनाश तो इतना ही रहता है ना इसका, इलेक्ट्रॉन विनाश इतना ही है। तो डी, अरे पागल सुनो ना, हम बोल रहे हैं डी कक्षक नहीं है इसके पास। क्या चीज, फास्फोरस में नहीं है, लेकिन उसका अगला खाली है जस्ट। जैसे 3p के बाद किसका बारी आएगा, 3d का। जैसे 4s2 वो तो अगला सबसे हो गया ना, 3d वहां खाली पड़ा रहता है एक जगह पर। तो 3d यहाँ पर बहुत ज्यादा दूर पड़ता है, वहां पर नजदीक पड़ रहा है, तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भेजा जा सकता है। ऐसा हम 11th में पढ़ाए थे, एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराया जाता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो बॉन्ड का एक्सपेंडेशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा लोगों के साथ जुड़ पाता है, ऐसा बताया है। ठीक, तो ये चीज हो गया। यहाँ पर डी कक्षक नहीं है, इस वजह से पूरा बॉन्ड नहीं कर पाता है, 3 के साथ ही जुड़ पाता है। हो गया क्लियर यहाँ तक? चलो, ये था कितना नंबर गुण, दूसरा गुण था ना। चलो अभी और भी क्वेश्चन है, लिख देते हैं क्वेश्चन और। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक बात लिखो, होने वाला है, छोड़ देंगे और क्या, बोलो तो रोकने का होगा तो रोक देंगे। आज तो खत्म होगा नहीं जीवन में, 5 दिन पढ़ाएंगे तब एक ग्रुप खत्म होगा, ग्रुप 15। तब क्या, एक ग्रुप पढ़ने में लगेगा 5 दिन लगभग, ये वाला 15 इसमें भी लगेगा। अभी तो पढ़ रहे हैं एक के बारे में, फिर इसका क्या क्या बनता है यही पढ़ना होगा। नाइट्रोजन क्या क्या बना सकता है, उस बनाने का गुण क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी। ठीक, हाँ क्या चीज, हाँ टाइम लगेगा लेकिन सीख जाएगा इसमें, समझ सही बताते हैं। रोक दे क्या, ब्रेक नहीं, घरे चल जाएगा, फिर घरे चल जाएगा, छोड़ दो तो बंद कर देते।